नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी का टेस्ट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बाइलिंगुअल हो। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पे मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वेदांत के अंतर्गत है? कल्प, निरुक्त, छांदोग्य उपनिषद, ज्योतिष या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन वेदांत? रिचुअल्स, इटिमोलॉजी, छांदोग्य उपनिषद, एस्ट्रोलॉजी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो छांदोग्य उपनिषद है वो वेदांत के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। और जो बाकी सारे हैं वो सब वेदांग के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो वेदांग है ये 6 तरह के होते हैं। शिक्षा हो गया, और कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त, फिर छंद और ज्योतिष। तो ये जो 6 हैं ये तो वेदांग हो गए। और जो इस क्वेश्चन में पूछा था वो वेदांत पूछा था, ठीक है। तो वेदांत कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए, जो मत्स्य पुराण है वो सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है, तथा सातवाहन एवं सोम वंश के लिए इसका एक विशेष महत्व है, ठीक है। और जो मौर्य वंश है उनके लिए विष्णु पुराण, और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण, इसका विशेष महत्व है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मत्स्य पुराण। प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण के लेखक एवं भाषा के संबंध में क्या सही है? तो ये सब बुद्धघोष ने लिखा पाली भाषा में, अश्वघोष ने लिखा संस्कृत भाषा में, अश्वघोष ने पाली भाषा में, या बुद्धघोष ने संस्कृत भाषा में। तो ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनको अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में लिखा, तो आंसर बी। इन रिलेशन टू द टैक्स टेकन इन द सल्तनत पीरियड, व्हाट इज वेल मैच्ड? सल्तनत काल में लिए जाने वाले करों के संबंध में क्या सुमेलित है? उश्र जो था वो भूमि कर था, खराज भूमि कर है, जकात भूमि कर है, जजिया धार्मिक कर है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए, ये जो उर्श है वो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। किससे? मुसलमानों से। और जो खराज है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। और जकात है जो वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। और जो जजिया है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए, दीवाने मुस्तकराज जो था वो राजस्व की बकाया की वसूली के लिए दीवाने विजारत के अंदर ही मुस्तकराज की स्थापना की गई थी। किसके अंदर? दीवाने विजारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध या देवराई का युद्ध। तो देखिए, धर्मत का युद्ध जो था वो हुआ अप्रैल 1558 में, और शामूगढ़ का युद्ध हुआ है मई 1658 में। खजुआ का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है जनवरी 1659 में, और देवराई का युद्ध है जो वो अप्रैल 1659 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, BADC, ठीक है। इन द 18th century, द अवध and the autonomous state of Hyderabad and Bengal emerged during the reign of which Mughal emperor? 18वीं सदी में अवध तथा हैदराबाद और बंगाल के स्वायत्त राज्यों का उदय
किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम या जहांदार शाह? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह। धन के बहिर्गमन के बारे में निम्नांकित में से किसने विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं? Who among the following has not presented the ideas about the drain of wealth? MG रानाडे, RC दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या श्यामजी कृष्ण वर्मन? और इनमें से कोई नहीं। देखिए MG रानाडे, RC दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विचार धन के बहिर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में प्रस्तुत किए हैं। और जो श्यामजी कृष्ण वर्मन है ये एक क्रांतिकारी थे, है ना, तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ पर कोई थ्योरी नहीं दी है। तो आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी। निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड? तो अवध किसान सभा है जो ये बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उत्तर प्रदेश किसान सभा मोतीलाल नेहरू। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की किसान सभा है वो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये इन तीनों ने एस्टेब्लिश की थी और बाकी जो है वो सही सुमेलित है सब। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नांकित में से कौन कांग्रेस के अंदर वामपंथी साम्यवादी विचारधारा वाले नेता थे? Who among the following was the leader of left communist ideology within the Congress? तो देखिए जो जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और CR दास हैं, ये समाजवादी विचारधारा के लोग थे। और जब 1934 में कांग्रेस के अंदर समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया तो उनके प्रयासों से अटक में पुनः एकता स्थापित हो गई, जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ वामपंथी साम्यवादी विचारधारा के नेता आ गए, जिनमें से मेन कौन थे? ऐसे डांगे। तो आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी के बीच हीट सरप्लस जोन इन द अर्थ इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रीजन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, 37.5 डिग्री नॉर्थ से 37.5 डिग्री साउथ, 30.5 डिग्री नॉर्थ से 30.5 डिग्री साउथ, या 5.5 डिग्री नॉर्थ से 5.5 डिग्री साउथ। तो देखिए हीट सरप्लस जोन की अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5 डिग्री नॉर्थ से 37.5 डिग्री साउथ, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब आपने हीट बजट पढ़ा होगा तो एक बड़ा कॉमन सा डायग्राम देखने को मिलता है जिसमें ये आपकी इक्वेटर हो जाती है, ये 37.5 से 37.5 साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका हीट सरप्लस जोन होता है, और हीट डेफिसिट जोन कौन सा होता है? 23.5 से इधर और यहाँ 66.5 ले लीजिए, ठीक है, 66.5 साउथ और ऊपर 66.5 नॉर्थ। तो ये हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ये हो गया हीट डेफिसिट जोन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। Azores Island and Bermuda Island are the part of which of the following? Azores द्वीप और बर्मुडा द्वीप निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? मध्य प्रशांत कटक मिड पैसिफिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज, मध्य अंटार्कटिक कटक मिड अंटार्कटिक रिज, या मध्य महाद्वीपीय कटक मिड कॉन्टिनेंटल रिज। तो देखिए ये एजोरेस आइलैंड और बर्मुडा आइलैंड है जो वो मिड अटलांटिक रिज का पार्ट है। तो आंसर बी। मैच द फॉलोइंग: सेंट लॉरेंस रिवर, कोलोराडो रिवर, साओ फ्रांसिस्को नदी या ओरिनोको नदी। तो देखिए ये जो आपकी सेंट लॉरेंस है ये है कनाडा में, जो कोलोराडो है वो है यूएसए में, और जो सैन फ्रांसिस्को है ये कहाँ है? ब्राजील में, और ओरिनोको है जो वो है आपकी वेनेजुएला में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा BADC-B। डेविस के अनुसार कटाव के भौगोलिक चक्र की अंतिम विशेषता है। अकॉर्डिंग टू डेविस द एंड फीचर ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन इज पेनीप्लेन्स, पेडीप्लेन्स, प्रीमरूम्फ या एंडरूम्फ। देखिए इसका आंसर है पेनीप्लेन्स। और क्या है ये पेनीप्लेन्स? जो इरोजन के कारण लो रिलीफ प्लेन्स बन जाते हैं उनको पेनी प्लेन्स बोलते हैं। आंसर ए। सवाना की जलवायु के बारे में क्या
गलत है। वॉट इज इनकरेक्ट अबाउट द सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट? दिस रीजन इज स्प्रेड बिटवीन 10 to 30 डिग्री लेटीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तापमान की पूर्ण सीमा, ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, सर्दियों के मौसम में अधिक वर्षा, हाई रेनफॉल इन विंटर सीजन, पूरे साल उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बारिश जो है वो विंटर्स में नहीं समर्स में तेज होती है ना, हाई रेनफॉल। तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के हिसाब से सही है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में क्या सच है? यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक 9,232 किलोमीटर तक चलता है। यह 5,600 किलोमीटर के लिए सेंट जॉन से वैंकूवर तक चलता है। यह क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहरों के मध्य चलता है, या यह प्रेरीज के क्षेत्रों में चलता है। प्रेरीज क्या है? घास के मैदान है ना, ग्रासलैंड्स, और उनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बाकी जो सारे हैं ये सब कैनेडियन पैसिफिक रेलवे से रिलेटेड है। किससे? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। सिनाई पेनिनसुलर इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? सिनाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया का, अफ्रीका का, यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया का? तो देखिए सिनाई पेनिनसुलर है जो वो एशिया का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि सिनाई पेनिनसुलर है कहाँ बेसिकली, है ना, तो वो इजिप्ट में है। ठीक है, और जो इजिप्ट है वो आपका अफ्रीका का पार्ट हो गया, लेकिन इजिप्ट का कुछ पार्ट एशिया में भी आता है, इसलिए एशिया कॉन्टिनेंट में सिनाई पेनिनसुलर को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि किस देश में है तो इजिप्ट में है, और किस कॉन्टिनेंट में है तो एशिया में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार में स्थित है? मरीन नेशनल पार्क, रॉस द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, दचिगम नेशनल पार्क या हेमिस नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार में है आपका मरीन नेशनल पार्क और रॉस द्वीप नेशनल पार्क, है ना। बाकी ये जो दोनों हैं दचिगम और हेमिस, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। तो एक से अधिक सही है, तो आंसर ई। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस मैंगनीज प्रोड्यूसिंग रीजन? क्योंझर इन उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश में, भांडर महाराष्ट्र, पलामऊ झारखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पलामऊ है ये आपका झारखंड में है, और ये आपकी बॉक्साइट के लिए फेमस है ना। किसके लिए? बॉक्साइट ओर के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? NH1 और NH2 है जो, इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। NH1 और NH2 को सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। NH1 है जो वो दिल्ली से अमृतसर तक है, और NH2 है जो वो दिल्ली से कलकत्ता तक है। जवाहर सुरंग है जो वो NH1A में स्थित है, और NH7 है जो वो दिल्ली से कन्याकुमारी तक चलता है। NH7 रन्स फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए जो NH7 है ये आपका बनारस से कन्याकुमारी तक है, तो आंसर हो जाएगा डी। और आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट, इस वक्त करेंटली कौन सा है, और सबसे लंबा बताएंगे तो साथ में सबसे स्मॉलेस्ट भी बता दीजिएगा। व्हाट इज ट्रू व्हेन अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पासिस थ्रू अ मीन पोजीशन? क्या होता है जब सरल हार्मोनिक गति में एक कण औसत स्थिति से गुजरता है? इसकी वेलोसिटी है जो वो मिनिमम हो जाती है, इसका वेग न्यूनतम है, इसका वेग अधिकतम है, इसका वेग शून्य है, या इसका वेग रिटार्ड है, मंद है। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जब मीन पोजीशन से पास करता है तो इसका वेग जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो आंसर बी। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स? प्राथमिक रंग क्या है? नीला हरा लाल, पीला हरा लाल, नीला हरा पीला, नीला हरा सफेद। तो देखिए प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, नीला हरा और लाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कभी कभी इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके लिए कोई डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं, ये बहुत ही फेमस वाले पूछे जाते हैं, तो एक दो आपको याद रखने हैं, जैसे कि 2CaSO4 into 2H2O, 2CaSO4 into half H2O, CaSO4 into H2O,
CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 CaSO4 इंटू H2O। मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद देयर इन्वेंशन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों से मिलाएं। मोटर कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या स्कूटर। तो देखिए मोटर कार है जो वो कार्ल बेंज की है, आपका ट्रैक्टर है जो वो जे फ्रोलिच का है, और जो मोटरसाइकिल है वो एडवर्ड बटलर की है, स्कूटर आपका जी ब्रैडशॉ का है। तो आंसर हो जाएगा बी। ग्रेफाइट के बारे में क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट ग्रेफाइट? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह ऊष्मा और बिजली का बुरा संवाहक है। यह हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से कम प्रक्रियाशील है। इट इज केमिकली लेस रिएक्टिव देन डायमंड। इसमें पंचकोणीय असूचीबद्ध संरचना है। इट इज ए पेंटागोनल अनलेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें षटकोणीय स्तरीय संरचना है। इट इज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रेफाइट के मामले में सिर्फ डी सही है, क्योंकि ग्रेफाइट है जो वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो आंसर हो जाएगा डी। ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड सॉलिड है, अल्ट्रा लो कूल्ड लिक्विड है, या अल्ट्रा लो कूल्ड सॉलिड है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ग्लास है वो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? वो है SiO2। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त के बारे में क्या सच नहीं है? यह द्रव संयोजी ऊतक है। इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। न्यूक्लियस सफेद रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC, या RBC में ये न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, या न्यूक्लियस इज फाउंड इन द ब्लड प्लेटलेट्स। जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव रक्त के बारे में अगर गलत की बात कर रहे हैं तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही बात है। और WBC में न्यूक्लियस मिल जाता है, और RBC में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स में ये नहीं पाया जाता। ये स्टेटमेंट गलत, और आंसर हो जाएगा डी। और ब्लड प्लेटलेट्स को केमिकली क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटीन बिसाइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन में पाया जाता है? कार्बन और सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, कार्बन और नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रोटीन में आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन और नाइट्रोजन भी मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी। Which among the following is caused by the protozoa? कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड या मलेरिया? तो देखिए आपका जो डायरिया है ये किससे होता है? एंटामीबा हिस्टोलिका, ठीक है। और जो आपका मलेरिया है वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फैल्सीपैरम। तो ये दोनों हो गए आपके प्रोटोजोआ वाले, तो आंसर तो हो गया ई। और कॉलरा और टाइफाइड हो गए बैक्टीरिया से। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? रक्त में उच्च ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज इन ब्लड, रक्त में कम ग्लूकोज, लो ग्लूकोज इन ब्लड, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, या कम रक्त दबाव या लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है वो होता है हाई ग्लूकोज इन ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज आर हेडेड बाय द होम मिनिस्टर? ठीक है, गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का नेतृत्व करते हैं? पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, संसदीय मामलों की कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, राजनीतिक मामलों की कमेटी, और इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, आर्थिक मामलों की कमेटी, या अपॉइंटमेंट कमेटी, नियुक्ति समिति, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो होम मिनिस्टर वाली हैं वो आपकी संसदीय मामलों की समिति, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को होम मिनिस्टर हेड करते हैं, और बाकी तीनों पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी को PM हेड करते हैं। आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड?
वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट हैं उनके आर्टिकल 52 से 78 हैं। पार्लियामेंट के बारे में हम आर्टिकल 79 से 122 के बारे तक पढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है वो कहाँ पर दी है, 123 में। वहीं सुप्रीम कोर्ट है जो, उसके बारे में हम आर्टिकल 124 से 147 तक पढ़ते हैं, और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है, तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। ये एक तरह से जो पार्ट 5 है हमारा, है ना, उसमें जो जो आर्टिकल्स हैं उनको ही आपस में डिवाइड कर दिया गया है। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन लोकसभा और राज्यसभा? देखिए लोकसभा में 552 और 250, 550, 250, 552, 252 और 500 या 200। तो देखिए आपका जो लोकसभा है उसमें कितने होते हैं, 552, जिसमें से 530 आपके स्टेट से सेलेक्ट होते हैं और 20 हैं जो वो यूटी से, और बचे हुए 2 हैं जो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। वहीं आपका अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में 250, जिसमें से आपके 238 हो गए स्टेट से और 12 हो गए यूटी एंड नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा 552, 250। 552 और 250 आंसर ए। द वोटिंग एज इज रिड्यूस्ड बाय 21 to 18 years। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ही फेमस एक्ट है जिसका आंसर हो जाएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से कि 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 42nd किस चीज से रिलेटेड है, और ये सभी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। राज्य विधान परिषद की अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट? देखिए इट इज ए परमानेंट बॉडी, इट डज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यह एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं हो सकता। हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और किसी भी सदस्य का पुनः चुनाव और पुनः नामांकन संभव नहीं हो सकता। तो देखिए ये संभव है, कितनी बार भी हो सकता है ऐसा, और ये है जो, तो यहाँ पे 2/3 नहीं 1/3 लोग हर 2 साल में दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और ये परमानेंट बॉडी है, ये बिल्कुल सही है, और ये विघटन के अधीन नहीं है, ये भी एकदम सही है। तो ए और बी 2 सही है इसमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। विधान परिषद की आयु के बारे में बताइए, 25 साल, 35 साल, 30 साल या 31 साल? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस चार्ज्ड ऑन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है, बहुत ही ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नो प्रोविजन इज प्रोवाइडेड फॉर द पेंशन, पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है भारत की आकस्मिकता निधि से, किसी राज्य के समेकित कोष से या भारत का समेकित कोष। तो देखिए जब यहाँ पर पेंशन की बात चल रही है तो पेंशन तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, और जो सैलरी है हाई कोर्ट के जज की वो कहाँ से आती है, वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो आंसर इज ए। ग्राम न्यायालय इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सीआरपीसी ओनली, केवल सीआरपीसी के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ सीपीसी ओनली, केवल सीपीसी के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, और बोथ सीआरपीसी एंड सीपीसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ग्राम न्यायालय है उसके लिए जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आंसर सी। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मोटे तौर पर किसकी सिफारिश पर बेस्ड है? लॉ कमीशन, एआरसी, संथानम या सरकारिया कमेटी? इस क्वेश्चन का आंसर है लॉ कमीशन, विधि आयोग। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? सेंटर स्टेट से। संथानम आपकी वही है जिसने विजिलेंस कमीशन के लिए रिकमेंडेशंस दी थी।
और ग्राम न्यायालय लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। स्पेशल पावर फॉर द अरुणाचल प्रदेश इज गिवन अंडर आर्टिकल 371 जी, एच, आई और जे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है वो दिए गए हैं आपके 371 एच में। आई गोवा है और जी आपका मिजोरम है और जे आपका कर्नाटका है। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिसेंटली इनॉग्रेटेड कोसी रेल मेगा ब्रिज? हाल ही में उद्घाटन किए गए कोसी रेल मार्ग ब्रिज की लंबाई क्या है? 1.9 किलोमीटर, 2.9 किलोमीटर, 3.9 किलोमीटर या 3 किलोमीटर? ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। 1.9 किलोमीटर आंसर है इसका। अश्वगंधा कॉरिडोर इज प्लान टू बिल्ड बिटवीन विच ऑफ द टू सिटीज इन बिहार? अश्वगंधा कॉरिडोर बिहार के किन दो शहरों के बीच बनने की योजना है? भागलपुर से बक्सर, पूर्णिया से गया, पटना से मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ से दरभंगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो अश्वगंधा कॉरिडोर है वो बन रहा है आपका भागलपुर से लेकर बक्सर तक। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेशों का पालन करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस शहर में पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ऐसा पटना में, गया में और मुजफ्फरपुर तीनों में हुआ है। आंसर ई। बिहार सरकार के बजट 2020 के आवंटन का उच्चतम हिस्सा निम्नलिखित में से किस विभाग में गया? इन द बजट ऑफ बिहार गवर्नमेंट 2020 highest share of allocation went to which of the following department? Health department, education department, agriculture department या road building? तो आंसर है बी, education. What is the share of Bihar in the center's allocation to state from its tax revenue as per the recommendation of 15th Finance Commission? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के कर राजस्व से राज्यों के आवंटन में बिहार का हिस्सा क्या है? 4.06%, 4.13%, 4.37% या 4.66%? तो इसका आंसर है 4.13%। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो उनकी मेजबानी कौन करेगा? रशिया, भारत, चाइना या ब्राजील? तो उसकी मेजबानी करेगा भारत। और 2020 में अभी वर्चुअली होस्ट किया किसने? रशिया ने, है ना। ये आपको पता है ना, ब्रिक्स की जो समिट होती हैं वो कैसे होती हैं? इस बार अभी रशिया में हुई है तो अगली साल इंडिया में होगी, फिर चाइना में होगी, फिर साउथ अफ्रीका में होगी, फिर से ब्राजील में होगी, है ना। और एक एक करके ऐसे बढ़ता रहता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2020 कब है? एपिलेप्सी डे आपका 17 नवंबर, 15 नवंबर, 5 नवंबर या 15 अक्टूबर? तो देखिए एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को होता है। एशिया में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कपड़ा मिल स्थापित किया गया है कहां पर? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। आरबीआई ने पीएनबी पर कितना जुर्माना लगा दिया? 1 करोड़ का, 50 लाख का, 75 लाख का या 25 लाख का? अभी हाल ही की घटना है ये, जिसका आंसर है 1 करोड़ का। भारत का पहला चंदन का संग्रहालय कहां पर है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए चंदन का जो संग्रहालय है फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम, ये आपका कर्नाटक में है। स्लाइड है जिसे अब आप पॉज करेंगे और अपने स्कोर को कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।